We have sent the Ganesha home. Now I request Guruji to bring the next Ganesha here. Before I leave, I want to give a small introduction. My experiences with Guruji Ravindra Sharma. He lives in Adilabad, which is now in Telangana. He has a beautiful living museum and a crafts facility there, but dedicated to traditional crafts and arts communities all over India. We now look at them as rural and folk and so on, but they are also in the same business of creativity and spirituality also, because there is no particular reason why they have to stick to craft when it doesn't pay. But numerous communities in India still do it. So unless there is some spirituality involved in it, I don't think they will stick to this business. Guruji has a very deep understanding of how Indian society, especially creative communities, work in India, and it's quite enthralling actually. I'm going to now go and sit on the other side. मैं तो अभी जो तेलंगाना बना है उसमें आदिलाबाद एक जगह है, वहाँ पैदा हुआ, वहीं रहता भी हूँ। श्रुति वहाँ रही है काफ़ी लंबा समय। उस समय रही 1-2 साल आते जाते रही है, लंबा समय रहती थी। और सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा गाती थी श्रुति। वहाँ पे सुबह 4-5 बजे उठ के गाती थी, सुनते थे हम लोग भी कभी कभी। और से मेरे को संगीत से कोई ज़्यादा बहुत संबंध नहीं रहा है, न लगाव रहा है। कभी हमारा आदिलाबाद संगीत का एक गढ़ भी था, वहाँ का अपना एक घराना भी था। कालांतर में वो सब खत्म हो गया वहाँ पे। अब आदिलाबाद में किसी को संगीत की धुन भी नहीं मालूम है ज़्यादातर, है ना। बहुत एकदम ख़त्म सा ही हो गया, हमारे देखते देखते ख़त्म हो गया ये सब कुछ। वही ख़त्म नहीं हुआ उसके साथ, और बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। तो मैं तो बाहर पढ़ाइयाँ पढ़ा, 10वीं तक आदिलाबाद में पढ़ के बाहर पढ़ा। भी फाइन आर्ट्स की पढ़ाइयाँ पढ़ा, जहाँ भाषा का बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं थी कुछ, कि अंग्रेजी आना ही चाहिए, ऐसा उस समय नहीं था। मैं तो अपनी सारी परीक्षा हिंदी में ही लिखता था, जो भी होती थी। अब शायद पाबंदियाँ होगी वहाँ, पता नहीं, मगर हमारे समय इतनी पाबंदी नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। अंग्रेजी लेश मात्र भी नहीं आती है, और फिर संस्कृत भी नहीं आती है ना। ये दो के बिना जी लेना बड़ा मुश्किल रहता है, बात करना, है ना। तो मेरे को तो ये दो भी नहीं आती है, इसलिए मैं दो भी चीज़ें नहीं पढ़ा। दो भी भाषाओं में जो लिखा गया है हम लोग पढ़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो भी बहुत कुछ मैं देखा हूँ, जो समझा हूँ वही बात मैं ज़्यादातर करता हूँ। ऐसे वो भी सिर्फ अपने इलाके की, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी फिर एक ग्राम व्यवस्थाओं की ही बात मैं करता हूँ, एक छोटे से गांव की ही बात मैं करता हूँ ज़्यादातर। क्योंकि हमारे लोग अपने गांव को अपनी दुनिया मानते थे, दुनिया को अपना गांव नहीं मानते थे, है ना। एक हिसाब में अपने गांव को अपनी दुनिया बनाने की वो लोग कोशिश किए कि दुनिया में जितनी विद्याएं हैं वो सब हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं रहना है, क्यों नहीं कर सकते, और हम इससे हट करके कहीं और जीने की कोशिश नहीं करना है। तो एक इसमें जीने के लिए वो लोग गांव को अपनी दुनिया बनाए, ज्ञान के लिए दुनिया को अपना गांव बना लिए थे।
बाहर निकलता था अपनी सीमा से बाहर, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलता था, जीने के लिए नहीं निकलता था। जीना उसको अपने गांव में ही होता था। तो उस गांव में ये सारी चीजें पनपना है, सारी विद्याएं रहना है। तो एक गांव में जो है कि 4 चीजें महत्वशाली रखे थे वो लोग: विज्ञान, आध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। ये गांव के 4 बहुत मुख्य सिद्धांत थे। विज्ञान तो होना है, उसके साथ फिर आध्यात्म होना है। आध्यात्म के लिए कलाओं का होना जरूरी है। आध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है कला। बिना कलाओं के अध्यात्म नहीं होता ऐसे। और ये सबके लिए एक सामाजिक अर्थशास्त्र की वो लोग कल्पना किए थे। एक सामाजिक अर्थशास्त्र वो लोग कायम किए थे। आज का पूरा अर्थशास्त्र आय प्रधान है, मगर हमारे गांव का अर्थशास्त्र व्यय प्रधान होता था। गांव की अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान थी, आय प्रधान नहीं थी, है ना। आज की सारी अर्थव्यवस्था आय प्रधान है। हर एक को कैसे कमाना है ये है। हमारे पास हर एक को कैसे खर्च करना है ये था। ऐसा तो एकदम उल्टा चलता था मामला पूरा। तो इतनी विद्याएं, इतना सब कुछ वहां कैसे पनपता था, कैसे पनपा था। जब नदी धीमी बहती है तो बहुत कुछ पनपता है। जब वायु मंद मंद बहती है तो बहुत कुछ पनपता है ना उसमें। जब ये दोनों भी तीव्र गति में आ जाए तो बहुत कुछ नाश होता है। ऐसा जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो उस जीवन शैली में बहुत कुछ पनपता है। क्योंकि जब जीवन शैली धीमी गति की होती है तो सोच की गति बहुत तीव्र होती है। जब जीवन शैली अगर तीव्र गति की, तेज गति की हो जाए तो सोच की गति एकदम मंद पड़ जाती है। तो उसमें कुछ पनपता नहीं है। तो हमारे पास में इतनी विद्याएं, इतना सब कुछ। तो हम लोग जैसा देखते थे कि एक गांव में हर एक को 5 विद्याएं तो आना जरूरी है। शस्त्र विद्या, ज्योतिष, वास्तु, वाद्य और नृत्य। हर एक को वाद्य बजाना भी आना है, हर एक को नृत्य करना भी आना है। ये 5 विद्याएं जरूरी थी। ऐसे तो गांव में लोक कला और शास्त्रीय कला, जानपदीय कलाएं जितनी होती है, लोक कला जिसको बोला जाता है, ये 2 रही है, लोक कला और शास्त्रीय कला। लोक कला समाज की सामाजिकता का प्रतीक है कि समाज कितना सामाजिक ढंग से जी रहा है, उसका प्रतीक लोक कला होती है। समाज टूट रहा है तो लोक कलाएं खत्म होती है पूरी। लोक कलाएं अगर खत्म हो रही है तो इसका मतलब है समाज टूट जा रहा है। और शास्त्रीय कलाएं समाज की साधना का प्रतीक होती है कि ये समाज हर विषय में कितनी साधना किया है, इसका प्रतीक शास्त्रीय कला है। और लोक कला है तो सामाजिक धर्म। जहां देशी और मार्गीय की बात आती है या सौंदर्य दृष्टि की बात आती है, एस्थेटिक की बात आती है, ये सब कुछ एक सौंदर्य दृष्टि से जुड़ता है। आज सौंदर्य दृष्टि वो माने जाती है जो इंद्रियों को सुख देने वाली हो, वो सारी चीजें सुंदर मानी जाती है। ऐसे है ना। और हमारे पास में ये देसी है। इंद्रियों को सुख देने वाली जितनी सारी चीजें हैं ये देसी माने जाती है।
इंद्रियों को आध्यात्म की ओर धकेल देने वाली जो दृष्टि है या जो विद्याएं हैं वो सब मार्गीय माने जाती है। ऐसा मार्गीय कि जो इंद्रियों को आध्यात्म की ओर डाल दे, भौतिक सुख से हटा करके आध्यात्म की ओर कर दे। वो आज जैसे एस्थेटिक जो माना जाता है इंद्रियों को सुख देने वाला, ये पंच इंद्रियों को हमारे पास में जो और दिशा में ढकेलता है वो सौंदर्य दृष्टि मानी गई थी, वो सुंदरता मानी गई थी। उसमें हमारे पास में बहुत तरह से बहुत कुछ सोचना पड़ता था। समाज है, सामाजिकता है। ये समाज किसको कहते हैं? समाज प्राणी समूह माना जाता है। समाज का मतलब होता है प्राणी समूह, कि जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, ये सब प्राणी माने जाते हैं हमारे पास में। और ये तो सब प्राणी हैं। ये प्राणी समूह एक समाज होता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही तरह के जीव समाज माने जाएंगे, ये नहीं होता है। प्राणी समूह जितना भी है वो एक समाज माना जाता है। और सामाजिकता क्या है फिर? जैसे प्राणी समूह सहज अपना कर्तव्य निर्वाह करता है, ऐसे मनुष्य जिस दिन अपना कर्तव्य निर्धारित करके जीना चालू करता है उस दिन ये सामाजिक माना जाता है। इसलिए हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम की बात चालू हुई थी कि इस वसुधा के साथ हमें कुटुंब की तरह जीना है, कुटुंब की तरह जीना है। वसुधा से कुटुंब का रिश्ता बनाना है हमको, उससे रिश्ता बना करके जीना है। तो उसमें हमारे सब कर्तव्य कायम हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास हर सारी चीज से एक रिश्ता बनता है। बहता हुआ पानी हमारे लिए पानी नहीं है या नदी नहीं है, उसके साथ हमारा एक रिश्ता जुड़ता है। गंगा मैया बोलेंगे, कृष्णा मैया बोलेंगे, वहां कहीं एक रिश्ता जुड़ता है। गाय एक चार पैर का पशु नहीं है हमारे लिए, उसके साथ एक रिश्ता जुड़ता है। बहुत सारी चीजों के साथ हम रिश्ता जोड़ते। खाली हम तुलसी के पौधे का ही विवाह नहीं करते हैं, पीपल का भी यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं हमारे लोग। आम के झाड़ की भी शादी करते हैं। आम में पहली बार जब फल आता है तो उसकी शादी करना पड़ता है। एक परिवार में जितने रिश्ते या जैसी जो भी चीजें जिम्मेदारियां हैं वो हम सब प्रकृति के साथ कायम करना पड़ता है। ये जिस दिन कर्तव्य निर्धारित करके हम जीते हैं उस दिन हम सामाजिक बनते हैं। ये हमारे लोगों का मानना रहा है पूरे से। इसलिए हर सारी चीज के साथ रिश्ता, और वो कैसे होना है, क्या क्या करना है, ये बहुत कुछ है। तो जैसे जितना भी सब रहा है हमारे पास, नाद बहुत महत्वशाली रहा है। वास्तव में जब हम पूजा करते हैं ना, छोटी सी भी पूजा करते हैं, तो पहले तो पंचमहाभूतों को रखते हैं, फिर ग्रहों को लाते हैं, दिक्पालक होते हैं, नक्षत्र होते हैं। हम एक छोटी सी जगह में पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करते हैं वहां पे, है ना। पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करते हैं। छोटी सी पूजा, वहां ब्रह्मांड होता है पूरा का पूरा। वहां ग्रह भी होंगे, वहां पंचमहाभूत भी होते हैं, वहां नक्षत्र भी होते हैं, वहां मातृकाएं भी होती है। पूरा ब्रह्मांड एक जगह खड़ा करके हम लोग उसकी पूजा करते हैं। हम इतने सी छोटी सी चीज की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा ब्रह्मांड की पूजा करते रहे हैं। तो वो ब्रह्मांड का रहा है सब कुछ हमारे पास में। जैसे भूमि की पूजा करते हैं, कलश लगाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप लगाते हैं, फिर घंटा या शंख बजाते हैं। नाद वहाँ आकाश का प्रतीक होता है, नाद। और ये सारी चीजें होती है। और हमारे हर सारी चीज में नाद की पहले पूजा होती है। जब तक नाद की पूजा नहीं करते हैं हम लोग, और कुछ कार्यक्रम नहीं चालू होता है हमारे पास में, नाद की पूजा होती है। और नाद हमारे चैतन्यमय होने का प्रतीक है। शिल्प में नटराज की मूर्ति आप लोग देखें ना, क्या होता है नटराज की मूर्ति में?
नटराज की मूर्ति में गोल मुखमंडल, भूमि, उड़ते हुए बाल, वायु, जटा अग्नि, चंद्रमा आकाश, गंगा जल, ये पंचमहाभूत है। पंचमहाभूत जब मिलते हैं तो सबसे पहले नाद की उत्पत्ति होती है, उसके लिए डमरू है। और पैदा होते ही बच्चा नहीं रोया तो मट्टी है। उसके चैतन्य में होने का प्रतीक उसकी आवाज है, उसकी नाद है, उसका नाद है। नाद है तो लय है ना? नाद है तो लय है। और नाद ही नहीं है तो हम सारे लोग पत्थर बन जाएंगे। प्रकृति की सारी आवाजें अगर खत्म हो जाती है तो हम पत्थर बन जाएंगे। हमारे हिलने डुलने का सबसे बड़ा कारण है नाद। तो इस नाद पर हमारे लोग बहुत काम किए, बहुत काम किए कि कैसा नाद होना चाहिए, और उसके साथ साथ में कैसे कैसे क्या क्या हो। वाद्य तो हमारे पास में इतने तरह के वाद्य हैं, क्योंकि गांव में जितनी जातियां हैं हर जाति का अपना एक वाद्य है, उनका अपना एक नृत्य है, अपना संगीत है, अपना नृत्य है। जितनी जातियां हैं उनके अपने अपने वाद्य होते हैं, और उस इलाके का, उस गांव का मुख्य वाद्य एक होता है। घरों के कार्यक्रम में अपने वाद्य बजा लो, सामाजिक कार्यक्रमों में गांव का जो वाद्य होगा वो बजेगा, गांव का जो नृत्य होगा वो करेंगे। अपने अपने समाज में अपना अपना नृत्य होता है, इसलिए इतने वाद्य बने हैं हमारे पास में। और वाद्यों में वो लोगों को इतना अच्छा ज्ञान था पूरा कि किस वाद्य पर किस पशु के चमड़े को चढ़ाना चाहिए। रात के 4 बजे हमारे पास में एक आता है, बुड़बुक्का उसको बोलते हैं। उसका बहुत छोटा सा डमरू होता है, बहुत तीखी आवाज़ होती है। वो इतना सा छोटा सा डमरू गुम्मड़ी टेक करके एक लकड़ी होती है उसका बनता है, और उसमें जो कड़ी होती है वो इमली के झाड़ की जड़ की कड़ी बनाई जाती है, और उस पर खरगोश का चमड़ा चढ़ाया जाता है। उस पर खरगोश का चमड़ा है, वो खरगोश का चमड़ा होना है उस पर। कुछ वाद्य ऐसे हैं जिस पे बकरी का चमड़ा चढ़ता है, कुछ उसी तरह के धपड़े है वाद्य है उस पे लंगूर का चमड़ा होता है, लंगूर का चमड़ा चढ़ाना पड़ता है। किसी पे गोरफल का चमड़ा है, किसी वाद्य पे, किसी वाद्य पे ये जो चमड़े के भीतर से पतली सी झिल्ली निकलती है उसको चढ़ाया जाता है। किसी वाद्य पे हिरण का चमड़ा होता है, नगारे पे भैंसे का चमड़ा होता है जैसे। तो हर वाद्य पर कौन से वाद्य पे कौन सा चमड़ा चढ़ाना है ये वो तय था उनका, क्योंकि कैसी आवाज कब कैसे सुनाई आना है। डमरू बहुत तरह के हैं, मगर हर डमरू की लकड़ी अलग होती है, उसका चमड़ा अलग होता है, चमड़ा अलग होता है। एक वाद्य पे बिल्ली का चमड़ा भी लगता है, बिल्ली का चमड़ा भी चढ़ाया जाता है। तो ये सारे जो वाद्यों का, नाद का जो ज्ञान था हमारे पास में धीरे धीरे खत्म हो गया। आज सारे वाद्यों पे चमड़ा ही, प्लास्टिक आ गया। जितने भी वाद्य देख रहे ज़्यादातर प्लास्टिक ही चढ़ते चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह की आवाज़ और एक तरह का वातावरण बनते चले जा रहा है पूरा का पूरा। तो ये कलाओं में, ये सारी जगहों में वाद्य का अपना एक महत्व रहा है। वाद्य अपने आप में एक शिल्प माना जाता है ना, वो अपने आप में शिल्प माना जाता है वाद्य भी। तो कैसा होना चाहिए ये सब। अब फिर ये तो सारी चीज़ें ठीक है, खूब है, मगर हमारे पास में शिल्प शास्त्र भी एक है। शिल्प का वास्तविक सही मतलब है इंजीनियरिंग। शिल्प यानी प्रतिमा नहीं, शिल्प यानी इंजीनियरिंग, जिसके 3 भाग होते हैं, धातु, जल और साधन। धातु है, जल है और साधन है। धातु के 3 भाग होते हैं, कृषि, खनिज और जल। और साधन के 3 भाग होते हैं, जलयान, थलयान, वायुयान से लेकर के ये सारी एक एक चीज, ये तीनों वातावरण में उपयोग में लाने वाली जितनी चीजें हैं वो सब साधन में आते हैं। वाद्यों से लेकर के हर सारी चीज वो साधन है। उसके बाद फिर
वास्तु है। वास्तु में विशाल भवन से लेकर के छोटी झोपड़ी तक ये सब वास्तु का अंग हो जाता है। हिंदुस्तान भाषा, भोजन, भेष, भवन के आधार पे हिंदुस्तान के 108 भाग हो जाते थे। हिंदुस्तान 108 भाग है, क्योंकि हमको 108 तरह की पगड़ी बांधने का ढंग मिलता है, 108 तरह की साड़ी बांधने का ढंग हमको मिलता है हिंदुस्तान में। हर 150 किलोमीटर के बाद ये सब कुछ बदल जाता है, ये सब कुछ बदल जाता है। हिंदुस्तान में सभी को सिया हुआ कपड़ा पहनना निषेध था। यहाँ ना तो कोई पुरुष सिया हुआ कपड़ा पहनता, ना कोई महिला सिया हुआ कपड़ा पहनती थी। यहाँ चोली बांधे जाती थी, पहने नहीं जाती थी, ऐसा। यहाँ सिया हुआ कपड़ा हमको निषेध था। तो हर 50 किलोमीटर के बाद में ये सब कुछ बदलता था। भाषा बदलती थी, भोजन बदलता था, वेशभूषा बदलती थी, और उसके साथ फिर भवन का डिजाइन भी बदलता था। इसके साथ साथ उस हर इलाके का अपना वाद्य, अपना नृत्य, अपना संगीत हो जाता था। हर सारी चीज एक तरह के वातावरण में अच्छी नहीं लगती है ना। जैसा वहाँ का भवन का डिजाइन है, उस भवन के अनुसार जैसी उसकी वेशभूषा है। भवनों का डिजाइन जो हमारे पास में जो तैयार हुआ है इलाके में, वो तो हमारे पास में क्या है कि हर इलाके में की फसलें अलग है, जलवायु अलग है। वहाँ का घास रखने का अपना एक ढंग होता है। खेतों में जो घास रखा जाता है, वो देखते हैं कि किस तरह से रखने में ये पूरा सुरक्षित है। बरसात में सड़ना नहीं चाहिए, हवा तूफान में उड़ना नहीं चाहिए, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से रखने में, जिस डिजाइन से रखने में वो पूरा साल भर सुरक्षित है, तो उस इलाके का सब कुछ डिजाइन उस तरह का हो गया। घरों का उसे हुआ, देवालयों का डिजाइन, वही सारी लाइनिंग वहाँ चलती है। फिर वो सोचते थे हमारे लोग, इतना ज़्यादा काफ़ी सोचे थे कि कैसी जलवायु में कैसा डिजाइन, कैसी लाइनिंग चलना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए। उसके अनुसार वहाँ का सब कुछ, नाद से लेकर के सब कुछ उसके तरह से हो जाता था। ये एक रहा है, काफ़ी बड़ा रहा है, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं तो हर इलाके में जाने के बाद ये देखता था कि किससे खाली घर का डिजाइन बदलते ही वेशभूषा का, उसके साथ वेशभूषा के साथ उसके बर्तनों का, इन सब के साथ उसकी भाषा का क्या रिश्ता है। भाषा के साथ फिर उस इलाके के संगीत का, नृत्य का, सबका क्या है संबंध है। ये सब एक जगह पे हो जाते हैं। क्योंकि हमारे लोग सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं देखते थे, अलग अलग नहीं करते थे। हमारा पहला महावाक्य रहा है प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये जो प्रज्ञान है ये ब्रह्म है। तो प्रज्ञान क्या होता है? आज सभी कुछ विज्ञान तक आके रुका है ना। आज विज्ञान तक आके रुक गया है। यहाँ का हर पाश्चात्य का वो हिंदुस्तानी, सबके बात करने का आधार विज्ञान हो गया है। ये वैज्ञानिक है या नहीं है? इसलिए हमारे संत महात्मा भी अपनी बातों को ये वैज्ञानिक है ये साबित करने के लिए बात कर रहे हैं। उसमें विज्ञान जरूर छोड़ते हैं। ये वैज्ञानिक, यहाँ अब सिर्फ बात करने का आधार विज्ञान रह गया है। विज्ञान पे आधारित बात होती है, या बात हर चीज में विज्ञान को देखा जाता है। मगर हमारे पास ऐसा नहीं रहा है। हमारे पास विज्ञान को इतना बड़ा महत्व कभी नहीं दिया है। वो जानते थे कि विज्ञान क्या है। अब ये कपड़ा है, ये ज्ञान है। ये कैसे बनता है, जब आदमी उसमें घुसेगा तो विज्ञान हो जाता है। इस कपड़े का, मेरा, इस पंचमहाभूत का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जब आदमी उसमें जाता है तो प्रज्ञान माना जाता था। उसमें ये हर सारी चीज का आपस में कहीं ना कहीं कोई एक रिश्ता बनाना पड़ता था ये लोगों को। गांव में जब कारीगरी चलती थी या सब कुछ चलता था, एक कारीगर का वेस्ट मटेरियल दूसरे कारीगर का रॉ मटेरियल हो जाता था। इस तरह से वो पूरा चलता रहा है। ऐसे तो गांव के पूरे वातावरण में नाद का बड़ा महत्व रहा है
जो गांव में सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक एक तरह का संगीत गूंजता था, संगीत गूंजता था। अभी सारे गांव निर्जीव नजर आते हैं। बहुत गांव देखे हैं, बहुत शहर देखे हैं, एकदम निर्जीव, उसमें कोई चैतन्य ही नजर नहीं आता है। पहले आज से 20-30-40 साल पहले जब हम घूमते थे, हर गांव पे एक रौनक नजर आती थी, क्योंकि हर गांव से अब नाद खत्म हो गया है। नाद का जो एक होता था, उससे पूरे गांव में एक चैतन्य दिखाई देता था, एक रौनक दिखाई देती थी। नाद खत्म होते ही वो चैतन्य खत्म हो गया है। पूरा समाज पूरा चैतन्यहीन हो गया है एक तरह से। अब इतने बड़े वातावरण में, इतनी लाइटों के बीच में एक दिया पूरे वातावरण को चैतन्यमय बनाता है ना। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, उसमें एक दिया जो जल रहा है, ये वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। मामूली सा धुआं जो उठता है, वो वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। कहीं एक नाद गूंजता है तो वातावरण को चैतन्यमय बनाता है। तो वो नाद खत्म हो जाने से समाज चैतन्यहीन जैसा हो गया है। उस पर कोई चेतना दिखाई ही नहीं देती है, रौनक दिखाई नहीं देती है। जब हम देखते हैं शुरू में, बचपन में हमारे सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के आसपास एक आता था, छोटा सा डमरू लेकर के, उसको बुड़बुक्का बोलते थे। उसके बाद बाल संतोड़ू आता था, जो एक घंटा और एक शंख लेके आता था। उसके बाद हरिदास लोग आते थे। उसके बाद जंगम लोग आते थे। सुबह 4 बजे से 3:30-4 बजे से इनकी आवाज़ें गांव में गूंजती रहती थी। उसके बाद सारे जब कारीगर लोग, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे, तो बहुत तरह के वाद्य बजाने वाले लोग उस गांव में आते थे, जो कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई वाद्य बजाते हुए काम करते थे। ये सारे लोग उसकी ताल में अपनी ताल मिला के काम करते रहते थे, है ना। ये सब एक वातावरण रहा है, पूरा संगीत का वातावरण रहा है। तो उसमें उस समय की, अब ये जैसा है कि देशी और मार्गी की जब बात आती है, तो उसमें सब कुछ सोचना पड़ता है कि जो काम हम कर रहे हैं, उस काम से हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा हो रहे हैं। जैसी आवाज हम सुन रहे हैं, उससे हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा हो रहे हैं। जैसे रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे भीतर क्या लक्षण पैदा होते हैं। ये सारी चीजों से कुछ न कुछ लक्षण पैदा होते हैं अग्नि के अंदर, और से ये प्रभाव पड़ता है।